हेलो एवरीवन। हमने पिछले लेक्चर में जीन रेगुलेशन को स्टार्ट किया था और लैक ओपेरॉन जो है इसका कंसेप्ट पढ़ा था। ठीक है, तो लैक ओपेरॉन जो है इसमें लैक्टोज ओपेरॉन जो है ये रेगुलेट कैसे होता है। लैक ओपेरॉन को आप इंड्यूसिबल ओपेरॉन क्यों बोलते हो। ठीक है, उसके बाद में आपका जो लैक ओपेरॉन होता है तो ये आपका इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड इन अब्सेंस ऑफ ग्लूकोज की कंडीशन में कैसे रेगुलेट होगा। तो ये सब चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। तो जो आपका लैकोपेरॉन होता है ये अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो एक्सप्रेस होगा, बट ग्लूकोज अगर प्रेजेंट होता है तो जो फॉस्फोट ट्रांसफरेंस सिस्टम था उसके साथ में अपन उसको रिलेट किया था फॉर दी रेगुलेशन। ठीक है, तो ग्लूकोज जब बहुत ज़्यादा होता है आपके पास में तो उस केस में लैक्टोज को इक्वलाइज जो है यूटिलाइज नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे आपका जो फॉस्फोट ट्रांसफरेंस सिस्टम के एंजाइम्स होते हैं वो आपके एडिनाइलेट साइक्लेज को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दी एक्सप्रेशन ऑफ लैकोपेरॉन। ठीक है, तो आपका जो रिप्रेसर वाला जो कंसेप्ट है उसको ही लेके हमें अभी आगे बढ़ना है फॉर दी नेक्स्ट ओपेरॉन। तो जो आपका नेक्स्ट है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। ठीक है, जिसको अपन बोलेंगे ट्रिप ओपेरॉन। तो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड जो होता है इसके सिंथेसिस के लिए आपका ये ओपेरॉन रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो ट्रिप ओपेरॉन इन्वॉल्व इन एनाबोलिज्म और सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड। ठीक है, तो ट्रिप्टोफैन जो आपका अमीनो एसिड है इसके सिंथेसिस के लिए जो भी एंजाइम्स लगेंगे वो सारे एंजाइम्स का एक्सप्रेशन करता है आपका ट्रिप ओपेरॉन। ठीक है, तो ओपेरॉन क्या होता है इसका कंसेप्ट हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे भी आपको सेम मिलेगा कि नंबर ऑफ जो जीन्स है ये आपके कॉमन प्रमोटर के अंडर में रेगुलेट किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में ये ट्रिप ए, बी, सी, डी एंड ट्रिप ई। ठीक है, तो ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप सी, ट्रिप डी एंड ट्रिप ई ये आपके 5 जीन्स जो है ये कॉमन प्रमोटर के कंट्रोल में होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास में प्रमोटर रीजन है। ठीक है, और ये प्रमोटर रीजन जो है यहाँ से आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, तो ये कंटिन्यूसली आपके 5 जीन का ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ठीक है, आपका जो प्रमोटर है ये प्रमोटर के बीच में ऑपरेटर आपका ओवरलैपिंग करता है। तो 2 प्रमोटर जो है इसके बीच में आपका ऑपरेटर है जो आपके प्रमोटर को ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, जैसे हमने लैक ओपेरॉन में पढ़ा था कि आपके पास में एक रेगुलेटरी जीन होता है जिसको अपन बोलते हैं लैक आई। तो इस केस में हमारे पास में होता है ट्रिप आर। ठीक है, और ट्रिप आर जो है ये आपका रिप्रेसर होता है कौन से ओपेरॉन का, आपके ट्रिप ओपेरॉन का। तो इसका भी अलग से प्रमोटर आपको रखना पड़ेगा। तो ये अपन ने इसका अलग प्रमोटर रखा है। तो ये आपका ओपेरॉन का पार्ट नहीं है, बट ये ओपेरॉन को रेगुलेट करता है। तो अपन बोलेंगे कि आपका जो ओपेरॉन है इससे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड अवे आपके पास में क्या है, ट्रिप आर जीन। ट्रिप आर जो है इसका ट्रांसक्रिप्शन अगर होता है तो ट्रिप आर एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाएगा
और ये जो आपका प्रोटीन है इसकी एफिनिटी रहेगी किसके लिए, आपके ऑपरेटर रीजन के लिए। तो ये जाके बाइंड हो जाएगा आपके ऑपरेटर के साथ में। अगर ये ऑपरेटर के साथ में अगर बाइंड होता है तो आपका प्रमोटर जो है ये ब्लॉक हो जाएगा, आरएनए पॉलीमर वहाँ पे रिक्रूट नहीं कर पाएगा। बट लैक ओपेरॉन में जैसे अपन ने पढ़ा था कि रिप्रेसर प्रोटीन जो लैक आई होता है ये डायरेक्टली ऑपरेटर के साथ में बाइंड होता है, तो इस केस में आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो आपका रिप्रेसर होता है इसको बोला जाता है एपो रिप्रेसर। तो एपो रिप्रेसर मतलब क्या, तो ये रिप्रेसर आपका इनएक्टिव है, इसके साथ में जब को रिप्रेसर बाइंड होगा तो ही ये एक्टिव बनेगा। तो यहाँ पे ये बाइंड होगा किसके साथ में, आपके को रिप्रेसर के साथ में। तो ये अगर आपका को रिप्रेसर के साथ में अगर बाइंड होता है, ठीक है, तो को रिप्रेसर के साथ में बाइंड होने के बाद में ये आपका एक्टिव हो जाएगा। तो ये आपका को रिप्रेसर के साथ में ये आपका बाइंड हो गया, ये बन गया आपका एक्टिव रिप्रेसर। ठीक है, अब एक्टिव रिप्रेसर जो है ये आपका इंटरेक्ट कर सकता है किसके साथ में, आपके ऑपरेटर के साथ में। ठीक है, बट अकेला आपका जो रिप्रेसर है ये अकेला रिप्रेसर आपके ऑपरेटर को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, उसके साथ में बाइंडिंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो एपो रिप्रेसर को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स है ये अगर आपका फॉर्म होता है तो ये आपका बाइंड हो जाएगा कहाँ पे, आपके ऑपरेटर रीजन के साथ। ठीक है, तो ये आपका ऑपरेटर रीजन के साथ में बाइंड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट, अब जीन अगर आपका फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस होता है तो जीन का एक्सप्रेशन होने के बाद में आपको यहाँ पे ये आपका जीन अगर एक्सप्रेस होता है तो यहाँ पे आपको एमआरएनए मिलेगा। ठीक है, और ये एमआरएनए जो है ये आपका पॉलीसिस्ट्रॉनिक रहेगा, तो ये आपका एमआरएनए बन गया। ठीक है, तो ये प्रमोटर के बाद में जहाँ से भी आपका +1 न्यूक्लियोटाइड रहेगा वहाँ से आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा और फाइनली आपको यहाँ पे मिलेगा एमआरएनए। तो ये आपका पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बन गया। ठीक है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बनने के बाद ये आपके जो जीन्स होते हैं ये पांचों जीन्स क्या करते हैं, अलग अलग प्रोटीन्स को बनाते हैं। ठीक है, तो अपना यहाँ पे ट्रिप ई का प्रोडक्ट बनेगा, ट्रिप डी का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, उसके बाद में आपका सी का प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद बी का प्रोडक्ट बनेगा और ट्रिप ए का प्रोडक्ट बनेगा। और ये सारे जो आपके प्रोडक्ट्स हैं या फिर सारे प्रोटीन्स हैं ये आपके इन्वॉल्व होंगे किसके लिए, आपके ट्रिप्टोफैन के सिंथेसिस के लिए। तो जैसे कि अपन ने लैक ओपेरॉन में पढ़ा था कि जो ओपेरॉन है ये आपका एक्सप्रेस होने के बाद में ये आपके लैक्टोज के यूटिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो आपका ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन अगर एक्सप्रेस होता है तो ये आपके ट्रिप्टोफैन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब ये हो गया आपका बेसिक कंसेप्ट आपके ट्रिप ओपेरॉन का। ठीक है, कि रिप्रेसर आपका कहाँ पे बाइंड होता है, जीन आपके कैसे एक्सप्रेस होते हैं, प्रमोटर कहाँ पे होता है, ऑपरेटर कहाँ पे होता है। ठीक है, अब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ओपेरॉन जो है ये आपका, हमने बोला था कि ओपेरॉन जो है ये दो तरीके का होता है। एक अपन ने बोला था पॉजिटिव रेगुलेशन वाला, दूसरा बोला था निगेटिव रेगुलेशन वाला। ठीक है, एक अपन ने बोला था कि ये आपका
ओपेरॉन आपका इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल हो सकता है, ठीक है। इंड्यूसिबल अपन ने कब बोला था, जब मेटाबोलाइट उस ओपेरॉन का अगर ओपेरॉन के एक्सप्रेशन को इंड्यूस करता है, ऑन करता है, तो वो ओपेरॉन आपका इंड्यूसिबल हो गया। जैसे लैक ओपेरॉन था, यहाँ पे ये ओपेरॉन इन्वॉल्व है ट्रिप्टोफैन के सिंथेसिस के लिए, तो ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस के लिए ओपेरॉन रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ओपेरॉन, सिंपल टर्म में अपन बोलेंगे ओपेरॉन जो है ये आपका ऑन होगा कब, जब आपके पास में ट्रिप्टोफैन की कमी रहेगी। मतलब ट्रिप्टोफैन बहुत कम है आपके पास में, तो ट्रिप्टोफैन अभी बनाना पड़ेगा, तो ओपेरॉन को ऑन करना पड़ेगा। अगर आपके पास में ट्रिप्टोफैन बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है, तो उसका मतलब ट्रिप्टोफैन को बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ट्रिप्टोफैन ऑलरेडी आपके पास में है, तो ओपेरॉन आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा मेटाबोलाइट है ट्रिप्टोफैन, ये अगर आपका प्रेजेंट है तो वो ओपेरॉन को ऑफ करता है, मतलब रिप्रेस करता है। तो इसलिए हमारा जो ये ओपेरॉन है ये क्या हो गया, रिप्रेसिबल, ठीक है। अपन ने फिर इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल में भी पढ़ा था कि ये आपका पॉजिटिव रिप्रेसिबल और निगेटिव रिप्रेसिबल हो सकता है, पॉजिटिव इंड्यूसिबल या फिर निगेटिव इंड्यूसिबल हो सकता है। पॉजिटिव एंड निगेटिव अपन वर्ड किसके ऊपर अपन यहाँ पे यूज़ करते थे, ये जो अपन पॉजिटिव और निगेटिव रेगुलेशन, ये जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ये डिपेंड करते हैं आपके रेगुलेशन के ऊपर कि आपके ओपेरॉन के एक्सप्रेशन को एक्टिवेटर रेगुलेट करता है या रिप्रेसर रेगुलेट करता है। अगर उसको रिप्रेसर रेगुलेट करता है तो अपन उसको बोलेंगे निगेटिव ओपेरॉन, बट वो इंड्यूसिबल है रिप्रेसिबल हो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हमने लैक ओपेरॉन के केस में पढ़ा था कि उसका मेटाबोलाइट उसको इंड्यूस करता है, इसलिए इंड्यूसिबल। ओपेरॉन पूरा कंट्रोल में होता है किसके, रिप्रेसर के, इसलिए उसको बोलेंगे अपन निगेटिव ओपेरॉन, ठीक है। तो वो हो गया आपका निगेटिव इंड्यूसिबल ओपेरॉन। बट इस केस में ये जो हमारा एग्जाम्पल है किसका, ट्रिप ओपेरॉन का, इसका मेटाबोलाइट है ट्रिप्टोफैन, और ट्रिप्टोफैन जो है ये अगर बहुत ज़्यादा है तो ये क्या करता है, आपके ओपेरॉन को इनिबिट करता है, ठीक है। मतलब ओपेरॉन इनिबिट हो गया, मतलब ये हो गया आपका रिप्रेसिबल, ठीक है। उसके बाद में जो आपका ओपेरॉन है ये किसके कंट्रोल में है, तो अपन बोला रिप्रेसर के कंट्रोल में है, ठीक है। रिप्रेसर ही आपके ओपेरॉन को रेगुलेट करता है, तो रिप्रेसर के कंट्रोल में है, इसका मतलब अब यहाँ पे आपका जो रिप्रेसर रहेगा ये अगर एक्टिव है तो ये क्या करता है, ओपेरॉन को कंट्रोल करता है, मतलब इनिबिट करता है। तो ओपेरॉन आपका इनिबिट हो गया, तो इस केस में हम इसको बोलेंगे ये आपका निगेटिव कंट्रोल है। समझ में आ रहा है क्या? तो आपका जो ओपेरॉन है इसको क्या बोलेंगे अपन, निगेटिव रिप्रेसिबल ओपेरॉन, ठीक है। तो हमारा जो ओपेरॉन है ये हो जाएगा आपका निगेटिव रिप्रेसिबल ओपेरॉन, ठीक है। तो इसके ऊपर आपका जो ट्रिप ओपेरॉन है, ट्रिप ओपेरॉन को अपन बोलेंगे इट इज़ निगेटिव इंड्यूसिबल, ठीक है। निगेटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रिप्रेसर कंट्रोल कर रहा है, सॉरी निगेटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रिप्रेसर कंट्रोल कर रहा है। और रिप्रेसिबल क्यों बोल रहे हैं अपन, क्योंकि आपका जो ट्रिप्टोफैन है, जो मेटाबोलाइट है, ये इसको रिप्रेस करता है। ट्रिप्टोफैन मेटाबोलाइट रिप्रेस कैसे करता है, तो जैसे अपन ने यहाँ पे बात की थी एपो रिप्रेसर की, कि एपो रिप्रेसर इनएक्टिव होता है और ये अकेला आपके ऑपरेटर को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, इसको हेल्प लगती है को रिप्रेसर की, और को रिप्रेसर की तरह काम करता है आपका ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन ही आपका क्या है,
ट्रिप्टोफैन जो है यही आपका क्या है, को रिप्रेसर है। तो ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट तो वो को रिप्रेसर की तरह काम करेगा, रिप्रेसर को एक्टिवेट करेगा, और रिप्रेसर अगर आपका फाइनल एक्टिवेट हो गया तो ये बाइंड करेगा किसके साथ में, ऑपरेटर के साथ, ठीक है। तो जीन का एक्सप्रेशन आपका नहीं होगा। तो इन दिस वे ट्रिप्टोपेरॉन जो है आपका, ये ट्रिप्टोफैन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, और ये आपका निगेटिव रिप्रेसिबल ओपेरॉन होता है, ठीक है। तो आपने इसको निगेटिव क्यों बोला है, रिप्रेसिबल क्यों बोला है, तो इसका मतलब अपने को यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, जैसे अपन ने यहाँ पे बात की थी कि ये अलग अलग जो ट्रिप ए से लेकर ई तक आपके पास में जीन है, ये अलग अलग क्या करते हैं, प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ट्रिप ए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन सिंथेस। उसके बाद में आपका जो ट्रिप बी है, ये ट्रिप्टोफैन सिंथेस बी को प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद में फॉस्फोराइबोसिल एंथ्रेनिलेट आइसोमरेज जो है, इसका सिंथेसिस करता है सी। उसके बाद आपका इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिंथेस जो है, इसको भी आपका इसका भी एक्टिविटी होता है ट्रिप सी के पास। उसके बाद ट्रिप डी एंथ्रेनिलेट फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, और ट्रिप ई एंथ्रेनिलेट सिंथेस। तो अगर आप ट्रिप ई डी सी बी एंड ए ये सीक्वेंस वाइज अगर रिएक्शन पढ़ोगे तो ये सारे एंजाइम्स आपके लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में आपके 1 बाय 1 एक एक आपके सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते जाता है, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स आपके बनते हैं, और फाइनली आपका सिंथेसिस होता है ट्रिप्टोफैन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रेगुलेशन की, तो रेगुलेशन ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का 2 तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो एक रेगुलेशन होता है आपका फर्स्ट रिप्रेसर डिपेंडेंट, और दूसरा होता है अटेन्यूएशन। हमें दोनों भी अच्छे से पढ़ना है। रिप्रेसर डिपेंडेंट जो है ये 10 टाइम्स रिप्रेस करता है, तो ये आपका 70 टाइम्स रिप्रेस करता है। मतलब सबसे ज़्यादा कंट्रोल जो है ट्रिप ओपेरॉन का कौन करेगा, अटेन्यूएशन, ठीक है। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है अटेन्यूएशन के ऊपर, ठीक है। तो रिप्रेसर डिपेंडेंट एंड अटेन्यूएशन डिपेंडेंट, या अटेन्यूएशन जो आपका प्रोसेस है, ये आपका ट्रिप ओपेरॉन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो रिप्रेसर डिपेंडेंट जो रेगुलेशन है क्या है, तो रिप्रेसर डिपेंडेंट रेगुलेशन में अपन ने क्या पढ़ा कि आपका यहाँ पे प्रमोटर जो है इसके साथ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, ट्रिप आर का एक्सप्रेशन होगा, एमआरएनए बनेगा, ट्रिप आर बन गया आपका। इसको अपन ने क्या बोला था, एपो रिप्रेसर। तो एपो रिप्रेसर जो है आपका, ये एपो रिप्रेसर इनएक्टिव है, ठीक है। एपो रिप्रेसर आपका इनएक्टिव है, और इसको एक्टिवेट अगर करना है आपको, तो उसके लिए लगेगा आपको ट्रिप्टोफैन, ठीक है। बट अगर फॉर एग्जांपल ट्रिप्टोफैन नहीं है, अगर ट्रिप्टोफैन अब्सेंट है, तो उस केस में क्या होगा, ट्रिप्टोफैन अगर अब्सेंट है तो ऑपरेटर के साथ में आपका रिप्रेसर बाइंड नहीं हो सकता। तो इन अब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन आपका रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ में बाइंडिंग नहीं कर सकता। जैसे अपन यहाँ पे बोला है कि एपो रिप्रेसर को रिप्रेसर के साथ में बाइंड होगा, और उसके बाद में वो ऑपरेटर को रिकॉग्नाइज करेगा। बट ट्रिप्टोफैन ही अगर आपके पास में नहीं है, ठीक है, तो ट्रिप्टोफैन अगर आपके पास नहीं है तो उस केस में एपो रिप्रेसर इनएक्टिवेट रहेगा, और वो आपके ऑपरेटर को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। मतलब आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज प्रमोटर, वो प्रमोटर के साथ में बाइंड हो जाएगा, और प्रमोटर के साथ में अगर आपका आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग करता है तो उस केस में ट्रांसक्रिप्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसक्रिप्शन जो है ये अपन ने स्टार्ट कर दिया। तो आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गया, एमआरएनए बनना स्टार्ट हो गया, एमआरएनए से नंबर ऑफ एंजाइम्स बने, और ये सारे एंजाइम्स जो है ये आपके इन्वॉल्व हो गए किसके लिए, आपके ट्रिप्टोफैन के
सिंथेसिस में। ठीक है, तो इन अब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन आपका जो ओपेरॉन है ये एक्सप्रेस हो जाएगा, बट इन प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। तो जैसे अपन ने बोला ट्रिप्टोपेरॉन इन प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन, आपका ट्रिप्टोफैन जो है ये को रिप्रेसर की तरह काम करेगा। ठीक है, ये आपके लिए को रिप्रेसर है और ये आपका एपो रिप्रेसर, दोनों एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करेंगे, आपका एक्टिव रिप्रेसर बन जाएगा। एक्टिव अगर रिप्रेसर बनता है तो ये ऑपरेटर के साथ में बाइंडिंग करता है, आरएनए पॉलीमरेज जो है ये फिर आपके प्रमोटर के साथ में बाइंडिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज ब्लॉक फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग ट्रिप्टोपेरॉन, इसका मतलब क्या, आरएनए पॉलीमरेज आपका प्रोमोटर के साथ में बाइंडिंग नहीं कर सकता। प्रोमोटर के साथ में अगर ये बाइंडिंग नहीं कर पाया तो इसका मतलब आपका जो जीन एक्सप्रेशन है ये नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जीन एक्सप्रेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो ट्रिप्टोपेरॉन इन प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन, ओपेरॉन इज ऑफ। समझ में आएगा यहाँ तक? तो ओपेरॉन आपका ऑफ हो गया। ये हो गया रेगुलेशन आपका रिप्रेसर डिपेंडेंट। ओपेरॉन पूरा कंट्रोल में है किसके, रिप्रेसर के। यहाँ पे एक्टिवेटर का कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा अपन ने, तो रिप्रेसर की कंट्रोल में है, इसलिए ये आपका हो गया निगेटिव। ठीक है, तो ये निगेटिव रेगुलेशन है। और ट्रिप्टोफैन जो मेटाबोलाइट है वो खुद इसको क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, रिप्रेस कर रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे निगेटिव रिप्रेसिबल। ठीक है, तो ये आपका निगेटिव रिप्रेसिबल ओपेरॉन है। ठीक है, मैं ये बार बार आपको निगेटिव रिप्रेसिबल या निगेटिव इंड्यूसिबल ये वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें यही टर्म यूज़ होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल रिप्रेसर डिपेंडेंट जो कंसेप्ट है वो। तो हम यहाँ पे लैक ओपेरॉन एंड ट्रिप्टोपेरॉन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। लैक ओपेरॉन की अगर अपन ने बात की तो लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो ओपेरॉन आपका ऑन हो जाता है क्योंकि ये कैटाबोलिज्म के लिए होता है। ट्रिप्टोफैन अगर आपका प्रेजेंट है तो ओपेरॉन आपका ऑफ हो जाता है क्योंकि ये एनाबोलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लैक्टोज जो है ये अगर आपका अब्सेंट है तो ओपेरॉन जो है ये आपका ऑफ हो जाता है क्योंकि लैक्टोज ही नहीं है, तो ओपेरॉन को एक्सप्रेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आपका ये अब्सेंट है ट्रिप्टोफैन, तो आपको अभी एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। तो ये दोनों ओपेरॉन जो है ये अपोजिट काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो एक है कैटाबोलिज्म के लिए, एक है एनाबोलिज्म के लिए, और एनाबोलिज्म के लिए है, इसलिए ये दोनों जो है इसका रेगुलेशन जो है ये आपको अलग पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, लैक ओपेरॉन में हमने और एक रेगुलेशन पढ़ा था ग्लूकोज डिपेंडेंट। तो ग्लूकोज अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा होता है तो उस केस में हमारा एंजाइम 2A जो है ये डीफॉस्फोरिलेटेड स्टेट में होता है। डीफॉस्फोरिलेटेड स्टेट में अगर है तो ये इनहिबिट करता है एडिनाइलेट साइक्लेज को। ठीक है, बट अगर ग्लूकोज बहुत कम है तो उस केस में ये आपका प्रेजेंट होता है कौन से फॉर्म में, फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में, क्योंकि आपके पास कोई भी एक्सेप्टर नहीं है फॉस्फेट का। तो इस केस में एडिनाइलेट साइक्लेज जो है ये आपका एक्टिवेट किया जाएगा, और एडिनाइलेट साइक्लेज अगर एक्टिवेट होता है तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी जो है इट एक्टिवेट
कैटाबोलाइट एक्टिवेटिंग प्रोटीन और साइक्लिक एएमपी बाइंडिंग प्रोटीन। और साइक्लिक एएमपी बाइंडिंग प्रोटीन जो है इट रिकॉग्नाइज्ड CBE कैप बाइंडिंग एलिमेंट ऑन दी अपस्ट्रीम साइट ऑफ प्रमोटर। तो जैसे ही आपका CBE के साथ कैप बाइंडिंग करता है तो एक्सप्रेशन आपका ऑन होता है, क्योंकि कैप प्रोटीन जो है आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट करता है। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज का रिक्रूटमेंट होगा, आपका कैप डिपेंडेंट रिक्रूटमेंट होगा, तो जीन एक्सप्रेशन आपका बढ़ जाएगा। मतलब फाइनली आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमने क्या पढ़ा था कि ग्लूकोज अगर आपके पास में है तो एक्सप्रेशन होगा नहीं होगा, लैक्टोज आपका है तो उस केस में एक्सप्रेशन होगा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने अलग अलग कंडीशंस ली यहाँ पे कि किस केस में आपका ओपेरॉन जो है ये एक्सप्रेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपन पहला कंडीशन लेते, ग्लूकोज प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, लैक्टोज अब्सेंट है, ग्लूकोज अब्सेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, दोनों भी आपके अब्सेंट है। अब ग्लूकोज अगर आपका प्रेजेंट है तो E2A एडिनाइलेट साइक्लेज को इनिबिट करेगा और आपका जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा। मतलब ओपेरॉन जो है ये आपका क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आपका बैक्टीरिया या फिर सेल प्राइमरी सोर्स होता है उसका ग्लूकोज, उसके बाद में फिर वो दूसरे शुगर को प्रेफर करेगा। तो सबसे पहले अगर आपने मीडियम में ग्लूकोज और लैक्टोज को रखा है, ग्लूकोज मैनोज को रखा है, तो सबसे पहले यूज़ करेगा वो किसको, ग्लूकोज को। तो सबसे पहला प्रेफरेंस होता है आपका ग्लूकोज का, इसीलिए ये ओपेरॉन आपका ऑफ हो जाएगा। भले ही आपके पास में लैक्टोज है बट ओपेरॉन आपका एक्सप्रेस नहीं होगा। उसके बाद में ग्लूकोज अगर है बट लैक्टोज नहीं है तो यहाँ पे तो बात ही नहीं है, लैक्टोज आपका क्या है, अब्सेंट है, तो ऑफ ही होने वाला है। उसके बाद में सबसे लास्ट देखो, आपका दोनों भी अब्सेंट है, मतलब हमें ग्लूकोज से तो कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, बट आपका लैक्टोज भी अब्सेंट है तो ओपेरॉन ऑफ हो गया। बट इस केस में अगर आप देखोगे थर्ड केस में, तो थर्ड केस में क्या दिख रहा है, ग्लूकोज अब्सेंट है। ग्लूकोज अब्सेंट मतलब E2A फॉस्फोरिलेटेड एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट होगा, कैप प्रोटीन एक्टिवेट होगा, कैप प्रोटीन क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज आपका एक्सप्रेस हो जाएगा, तो ओपेरॉन आपका ऑन हो गया। ठीक है, तो इन दिस वे आपको यहाँ पे जो रेगुलेशन है, रिप्रेसर डिपेंडेंट रेगुलेशन हो गया, उसके बाद में आपका यहाँ पे ग्लूकोज डिपेंडेंट रेगुलेशन हो गया, तो इसको यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको 4 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। तो हम पढ़ रहे थे ट्रिप ओपेरॉन, जिसमें हमने एपो रिप्रेसर को रिप्रेसर का कंसेप्ट पढ़ा, और ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेसर ट्रिप्टोफैन आपका, और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन आपका एक्सप्रेस होगा, मतलब ऑन होगा या ऑफ होगा, वो हमने यहाँ पे पढ़ा। तो ये दोनों जो मैकेनिज्म है ये अपनी रिप्रेसर डिपेंडेंट रेगुलेशन अपन ने पढ़ा। ठीक है, तो ये आपका रिप्रेसर डिपेंडेंट रेगुलेशन हमने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, जो सिंपल लैक ओपेरॉन की तरह ही था। बट नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे चलो, तो नेक्स्ट एक आपका रेगुलेशन हो गया है। तो रेगुलेशन में हमने एक पढ़ा
रिप्रेसर डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये आपका रिप्रेसर डिपेंडेंट। और दूसरा रेगुलेशन हम पढ़ेंगे अटेन्यूएशन। तो अटेन्यूएशन जो है ये 70 टाइम्स आपका रेगुलेट करता है, और ये आपका ओनली 10 टाइम्स आपके ओपेरॉन जो है इसको रिप्रेस करेगा, ठीक है। तो रेगुलेशन में यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अटेन्यूएशन को। अब आपका जो अटेन्यूएशन है इसके लिए हमें जाना पड़ेगा ओपेरॉन के पास में, ठीक है। तो ये आपका ओपेरॉन, ये आपका प्रमोटर, और प्रमोटर के बाद में आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस मिलेगा जिसको बोला जाता है लीडर सीक्वेंस, ठीक है। लीडर सीक्वेंस जो है इसके कंटिन्यूएशन में ये आपको ट्रिप ओपेरॉन मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका ट्रिप ई ए, ठीक है। तो ये हमारा लीडर सीक्वेंस है, और लीडर सीक्वेंस जो है इसके अपस्ट्रीम साइड पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे प्रमोटर रीजन मिल रहा है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। लीडर सीक्वेंस की अगर अपन बात करते तो लीडर सीक्वेंस को अगर आप फोकस करोगे तो लीडर सीक्वेंस फोर्टीन अमीनो एसिड का पेप्टाइड सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो आपका जो 14 अमीनो एसिड का पेप्टाइड सिंथेसिस है इसके लिए अगर आपका ये लीडर सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल है तो इसके पास में एक कोडॉन रहेगा AUG, बीच में आपके पास में यहाँ पे 10th कोडॉन जो है 10th एंड 11th जो कोडॉन है ये होता है ट्रिप्टोफैन के लिए, ठीक है। और आपका 15th कोडॉन जो है ये होता है आपका UAG, दैट इज टर्मिनेशन कोडॉन, ठीक है। उसके बाद ये 15th कोडॉन आपका UAG वाला है, मतलब AUG से अगर आपने ट्रांसलेशन को स्टार्ट अगर किया तो आपको 14 अमीनो एसिड का पेप्टाइड मिलेगा, जिसमें 10th एंड 11th नंबर के ऊपर आपको मिलेगा ट्रिप्टोफैन। ये हो गया लीडर जो आपका सीक्वेंस है उसका कोडिंग रीजन, कि वो कितने अमीनो एसिड के पेप्टाइड के लिए कोड कर रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपका प्रमोटर से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है तो प्रमोटर से अगर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा और अगर आपका ट्रिप्टोफैन जीन अगर सिंथेसिस होता है, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का भी अगर एक्सप्रेशन होता है तो 161 न्यूक्लियोटाइड का आपका लीडर सीक्वेंस सिंथेसिस होता है, ठीक है। 161 न्यूक्लियोटाइड का लीडर सीक्वेंस, और उसके बाद में आपके पास में रहेगा ये आपका लीडर, ठीक है। और उसके बाद में रहेगा आपका ट्रिप ओपेरॉन। तो ये आपका 3 प्राइम एंड mRNA का, और ये आपका 5 प्राइम एंड, ठीक है। तो 161 न्यूक्लियोटाइड का लीडर सीक्वेंस आपका सिंथेसिस होता है, और ट्रिप ओपेरॉन के जो भी आपके कोडिंग रीजन होते हैं उसके अपस्ट्रीम साइड पे आपको ये लीडर सीक्वेंस देखने को मिलेगा अगर प्रमोटर से आपने पूरे ट्रिप ओपेरॉन को एक्सप्रेस किया, ट्रांसक्राइब किया। अगर लीडर सीक्वेंस की अगर अपन सिर्फ अगर बात करते कि लीडर सीक्वेंस ही आपका एक्सप्रेस हो रहा है
आपका ट्रिप ओपेरॉन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तो लीडर सीक्वेंस जो है प्रमोटर से अगर आपने स्टार्टिंग किया और लीडर सीक्वेंस तक ही आपका अगर ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो आपको मिलेगा 139 न्यूक्लियोटाइड का mRNA। ठीक है, 139 न्यूक्लियोटाइड का mRNA, जिसमें आपके पास ये कंप्लीट mRNA है 139 न्यूक्लियोटाइड का। उसमें आपको अलग अलग रीजन देखने को मिलेंगे। तो ये आपका फर्स्ट रीजन, ठीक है, उसके बाद ये आपका सेकेंड रीजन, उसके बाद ये आपका थर्ड रीजन, उसके बाद ये आपका फोर्थ रीजन, और इसके कंटिन्यूएशन में आपको एट जो है ये 8 पॉली ए न्यूक्लियोटाइड्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपका जो फर्स्ट रीजन है इट इज कॉम्प्लीमेंट्री विद द सेकेंड, सेकेंड इज कॉम्प्लीमेंट्री विद द थर्ड, एंड थर्ड इज कॉम्प्लीमेंट्री विद द फोर्थ रीजन। ठीक है, तो आपका जो 139 है न्यूक्लियोटाइड का जो लीडर mRNA है जो अकेला सिंथेसिस हुआ है, तो अगर आपका RNA पॉलीमरेज सिर्फ लीडर सीक्वेंस का अगर ट्रांसक्रिप्शन करता है तो 139 न्यूक्लियोटाइड का mRNA बनेगा। बट अगर RNA पॉलीमरेज आपके लीडर के साथ साथ ट्रिप ओपेरॉन को भी अगर आपका एक्सप्रेस करता है तो ट्रिप ओपेरॉन के साथ में जो लीडर सीक्वेंस है वो होता है 161 न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें इतना डिफरेंस कैसे आया? तो लीडर सीक्वेंस के पास में भी एक टर्मिनेशन साइट होती है फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। तो जब अपन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेंगे तो लीडर सीक्वेंस के पास में क्या है? टर्मिनेशन साइट है। तो लीडर सीक्वेंस का ट्रांसक्रिप्शन अपन ने प्रमोटर से स्टार्ट किया, प्रमोटर से स्टार्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको क्या मिला? ये 139 न्यूक्लियोटाइड का mRNA, जिसके सबसे लास्ट में पॉली यू सीक्वेंस है। पॉली यू सीक्वेंस जो होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्मिनेशन। ये आपका क्या होता है? टर्मिनेशन सीक्वेंस। तो प्रोकैरियोट में हमने ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन दो टाइप में पढ़ा, एक पढ़ा रो डिपेंडेंट और दूसरा पढ़ा रो इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में अपन ने क्या पढ़ा था कि ये आपका ट्रांसक्रिप्शन बबल है, और ट्रांसक्रिप्शन बबल जो होता है इसमें जैसे ही आपका रो यूटिलाइजेशन साइड, रश साइड जैसे ही आता है mRNA के ऊपर, तो उसके ऊपर रो आपका लोड हो जाता है, और उसके बाद में बाय ATP डिपेंडेंट एक्टिविटी आपका रो क्या करेगा? आपके mRNA को और RNA पॉलीमरेज को वहाँ से डिसोसिएट कर देगा। बट अपन ने रो इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ा था, और रो इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन जो है इसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि जो हमारा mRNA होता है इसके पास हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, और आपके पास हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर के बाद में एक टर्मिनेशन सीक्वेंस आता है जो आपका 80 रिच सीक्वेंस होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पे नंबर ऑफ पॉली यू सीक्वेंस आया था। तो पॉली यू सीक्वेंस मतलब यहाँ पे आपका ए टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर और mRNA के ऊपर यू है, तो यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड बनेगा, सॉरी यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे तो ये वीक इंटरेक्शन है, और अगर यहाँ पे हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ तो नंबर ऑफ राइबोसोम यहाँ पे आपके लोड होंगे। राइबोसोम अगर आपके लोड होते हैं तो ये सारे राइबोसोम जो है ये हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर पे स्टॉप हो जाएंगे, एंड फाइनली स्ट्रेस डेवलप होगा कहाँ पे? आपके पॉली यू सीक्वेंस के ऊपर, और आपका ट्रांसक्रिप्शन जो है उसका टर्मिनेशन हो जाएगा। तो ये जो आपका टर्मिनेशन साइट आपको दिख रहा है किसमें? लीडर सीक्वेंस में, ये आपका रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन है। तो ये आपका रो इंडिपेंडेंट जो टर्मिनेशन सीक्वेंस होता है वो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन सीक्वेंस आपके लीडर पेप्टाइड के पास में, लीडर जो आपका mRNA है उसके पास में है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कि 3 और 4
1 एंड 2 या 2 एंड 3 ऐसे आपके 3 लूप फॉर्म हो सकते हैं। तो ये आपका जो लूप फॉर्म होगा इसमें कॉम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है। तो ये इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं, तो 1 एंड 2 कॉम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, तो आपका 1:2, उसके बाद में 3:4 या फिर आपका 2:3, ऐसे 3 अलग अलग आपके लूप फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपको लीडर का सीक्वेंस अगर समझ में आया होगा तो आपको रेगुलेशन समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे कि जो हमने 14 अमीनो एसिड पेप्टाइड की बात की, ठीक है, 14 अमीनो एसिड पेप्टाइड की जो बात की, इसमें आपका जो लीडर सीक्वेंस है, ये लीडर सीक्वेंस जो रहेगा इसका एमआरएनए कितने न्यूक्लियोटाइड का है? 139 न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, इसमें से आप अगर 5 प्राइम एंड से अगर स्टार्टिंग करोगे तो आपके पास जो अपन ने 14 पेप्टाइड के कोडिंग रीजन की बात की, यह आपकी कहाँ तक है? तो ये आपका 5 प्राइम एंड से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट रहेगा एमआरएनए के ऊपर, जिसको अपन बोलते हैं शाइन एंड डालगर्नो सीक्वेंस। आपका रहेगा 5 प्राइम एंड के ऊपर, राइबोसोम बाइंड होगा, ट्रांसलेशन को स्टार्ट करेगा। ट्रांसलेशन को अगर ये स्टार्ट करता है तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? एक इनिशिएशन कोडॉन यहाँ पे है और टर्मिनेशन कोडॉन यहाँ पे है। ठीक है, और 10th एंड 11th नंबर जो है, ये 10th एंड 11th नंबर वाले जो कोडॉन्स है ये आपके बीच में आ रहे हैं। ठीक है, तो 10th एंड 11th नंबर के जो कोडॉन्स है आपके, ये प्रेजेंट होते हैं एट फर्स्ट सीक्वेंस। ठीक है, तो जो फर्स्ट सीक्वेंस है यहाँ पे आपका 10th एंड 11th नंबर वाला जो कोडॉन है ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये AUG, ये 10th एंड 11th वाला कोडॉन, और हमारा जो फर्स्ट सीक्वेंस है ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो जो फर्स्ट सीक्वेंस की अपन ने बात की, ये आपका सीक्वेंस इतने रीजन में है। ठीक है, और बीच में आ गया आपका कौन सा कोडॉन? 10th एंड 11th नंबर वाला कोडॉन। यहाँ तक ठीक है। अब देखो कि 10th एंड 11th नंबर वाला कोडॉन जो है ये आ गया आपका फर्स्ट सीक्वेंस में, और यही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? आपके ट्रांसक्रिप्शन के लिए। तो अभी हमें पढ़ना है अटेन्यूएशन इन प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन एंड इन अब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन, रेगुलेशन कैसे होता है। तो देखो, पहले सबसे पहले अपन बात करते हैं व्हेन ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट इन लो अमाउंट, ट्रिप्टोफैन बहुत कम है, तो हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या है? ट्रिप्टोफैन अगर कम है तो ओपेरॉन को एक्सप्रेस करो, तो ओपेरॉन आपका क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ओपेरॉन ऑन। ट्रिप्टोफैन अगर आपका बहुत ज़्यादा है तो उस केस में आपका जो ओपेरॉन है ये ऑफ होना चाहिए। तो इसी कंसेप्ट को लेके हम चल रहे हैं। अब ट्रिप्टोफैन कम है तो आपका जो ओपेरॉन है एक्सप्रेस होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास में जो प्रमोटर है, ये प्रमोटर के साथ में आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज अगर प्रमोटर के साथ में बाइंड होता है तो वो आपका ट्रांसक्रिप्शन करना स्टार्ट करेगा। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हमारे पास में ये प्रमोटर है, प्रमोटर से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, बीच में ये लीडर सीक्वेंस है। लीडर सीक्वेंस जो है इसके एंड में भले ही टर्मिनेशन साइट है, ठीक है, भले ही टर्मिनेशन साइट है, बट हमें ट्रांसक्रिप्शन को वहाँ पे टर्मिनेट नहीं करना है। ये ट्रांसक्रिप्शन को हमें लेके जाना है कहाँ तक? जहाँ तक आपका ट्रिप ओपेरॉन का टर्मिनेशन साइट नहीं आ जाता। ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस आपको टर्मिनेशन करना है, कंटिन्यूअस आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है कहाँ तक? जब तक ट्रिप ओपेरॉन जो है ये आपका एक्सप्रेस नहीं हो जाता। ठीक है, तो हमने क्या किया? प्रोमोटर के साथ में आपका आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ, एक्सप्रेशन आपका स्टार्ट हुआ,
और एक्सप्रेशन स्टार्ट होने के बाद में आरएनए पॉलीमरेज कहाँ तक जाना चाहिए, ट्रिप ओपेरॉन के टर्मिनेशन साइड तक, मतलब पूरा ट्रिप ओपेरॉन आपका ट्रांसक्राइब होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे लीडर सीक्वेंस आपका ट्रांसक्राइब हो गया। पहले ये लीडर सीक्वेंस का फर्स्ट सीक्वेंस है जो कॉम्प्लीमेंटेशन करता है किसके साथ में, सेकंड के साथ में। तो ये फर्स्ट आपका सीक्वेंस जो सेकंड के साथ में कॉम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, बट ट्रिप्टोफैन अब्सेंट है। ट्रिप्टोफैन अगर अब्सेंट है तो जो आपका ट्रिप्टोफिनिल टीआरएनए है, तो ये टीआरएनए किसके लिए, ट्रिप्टोफैन के लिए, ये आपका अनलोडेड है, क्योंकि ट्रिप्टोफैन ही अगर नहीं है आपके पास में तो ट्रिप्टोफेनिल टीआरएनए जो रहेगा उसको अपन सिंथेसिस कैसे करेंगे। तो जैसे अपन बोलते हैं कि ट्रांसलेशन अगर आप कर रहे हो तो ये आपका ए साइट होता है, ये पी साइट है और ये आपका ई साइट है। पी साइट पे आपका जो टीआरएनए है वो बाइंड है किसके साथ में, आपके एमआरएनए के साथ। ए साइड वैकेंट है तो ए साइड में अभी आपका कौन एंटर करेगा, तो ए साइड में एंटर करेगा आपका टीआरएनए। तो जो आपका अमीनो असाइल टीआरएनए है ये एंटर करेगा कहाँ पे, आपके ए साइड में। बट हमारे पास में ट्रिप्टोफैन की कमी होने के कारण ट्रिप्टोफिनिल टीआरएनए वहाँ पे सिंथेसाइज ही नहीं हुआ। ट्रिप्टोफैन का लोडिंग ही अपन ने टीआरएनए के ऊपर नहीं किया है, क्योंकि ट्रिप्टोफैन आपके सेल में एब्सेंट है। तो ये जो प्रोसेस है ये नहीं होगी। आपका जैसे ही एक्सेप्टर साइड पे आपके 10th एंड 11th नंबर वाले कोडॉन आ गए, 10th एंड 11th नंबर वाले कोडॉन जैसे ही आपके कहाँ पे आ गए, ए साइड पे, तो आपका राइबोसोम वहाँ पे स्टॉल हो जाएगा। मतलब राइबोसोम अभी आगे मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे पास में अमीनो असाइल टीआरएनए नहीं है। तो राइबोसोम जो है ये अभी आपका आगे नहीं बढ़ सकता। राइबोसोम अगर आपका आगे नहीं बढ़ सकता तो इसका मतलब राइबोसोम आपका स्टॉप हो गया कहाँ पे, आपके फर्स्ट सीक्वेंस पे। तो आरएनए पॉलीमरेज आगे चला गया, क्योंकि अपन ने बोला था कि जो प्रोकैरियोट्स है इसमें ट्रांसक्रिप्शन इज कपल्ड विद द ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ये ट्रांसलेशन के साथ में कपल होता है। तो ये आपका आरएनए पॉलीमरेज और ये आपके राइबोसोम यहाँ पे ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं, ठीक है। राइबोसोम पहुंच गया फर्स्ट सीक्वेंस में जहाँ पे 10th एंड 11th नंबर वाला कोडॉन है ट्रिप्टोफैन का, बट अमीनो असाइल टीआरएनए एब्सेंट है, तो राइबोसोम का ट्रांसलेशन वहीं पे रुक गया है। राइबोसोम वहाँ पे तब तक रहेगा जब तक आप उसको अमीनो असाइल टीआरएनए प्रोवाइड नहीं करते। अब आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज तो राइबोसोम के लिए रुकने वाला नहीं है, ये आपका आगे चला जाएगा। तो ये चला जाएगा आपका सेकेंड को ट्रांसक्राइब करेगा, थर्ड को ट्रांसक्राइब करेगा, अभी पहुंच गया आपका फोर्थ वाले सीक्वेंस में, ठीक है। फोर्थ वाले सीक्वेंस में पहुंच गया, बट सेकेंड और थर्ड जो ये ट्रांसक्राइब हो चुके हैं, तो सेकेंड एंड थर्ड जो है ये क्या कर लेंगे, आपके कॉम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे। तो कॉम्प्लीमेंटेशन इन अब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन अगर अब्सेंस है तो आपका कौन सा लूप फॉर्म होता है, 2:3 लूप फॉर्म होता है। तो 2:3 लूप अगर आपका फॉर्म हो गया, ठीक है, 2:3 लूप अगर फॉर्म हो गया तो राइबोसोम का स्ट्रेस आपके टर्मिनेशन साइट के ऊपर नहीं आएगा। तो फोर्थ वाला जो आपका सीक्वेंस है ये ट्रांसक्राइब हो जाएगा। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि आपके पास में 8 पॉली यू सीक्वेंस होते हैं, मतलब टर्मिनेशन साइट होती है, बट उसके ऊपर स्ट्रेस ही डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि राइबोसोम जो है ये आपका अगर आरएनए पॉलीमरेज के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके अगर स्टॉल होता है हेयरपिन लूप स्ट्रक्चर के पास में, तो ही आपका क्या होगा, टर्मिनेशन होगा। बट हेयरपिन लूप स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे है, ठीक है, और ये बहुत दूर हेयरपिन लूप स्ट्रक्चर है, तो उतना स्ट्रेस आपके टर्मिनेशन साइट के ऊपर नहीं पड़ेगा, इसलिए टर्मिनेशन नहीं होगा। और आरएनए पॉलीमरेज जो है ये आपका एंटर कर जाएगा कहाँ पे, आपके ट्रिप वाले एमआरएनए। तो ट्रिप
ओपेरॉन में अगर वो एंटर कर जाएगा तो सबसे पहले आपका ट्रिप ई, उसके बाद डी, सी, बी एंड ए, ये सारे आपके जीन जो है इसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। कब? जब आपका ट्रिप्टोफैन जब आपका ट्रिप्टोफैन क्या है, जब आपका ट्रिप्टोफैन आपके पास में कम है तो उस केस में राइबोसोम का ट्रांसलेशन स्टॉल हो जाएगा, 2:3 लूप फॉर्म होगा, और 2:3 लूप अगर आपका फॉर्म होता है तो फिर आपका ओपेरॉन एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस लूप को बोला जाता है एंटी टर्मिनेशन लूप। ठीक है, तो ये जो आपका 2:3 लूप है इसको अपन क्या बोलेंगे? एंटी टर्मिनेशन, क्योंकि ये लीडर सीक्वेंस पे जहाँ पे टर्मिनेशन हो रहा था उसको इनहिबिट करता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे? एंटी टर्मिनेशन लूप, टर्मिनेशन को होने नहीं देता। ठीक है, बट अगर फॉर एग्जांपल ट्रिप्टोफैन बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा? ट्रिप्टोफैन ज़्यादा है तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है आपकी ये स्टॉप नहीं होगी। ठीक है, ट्रिप्टोफैन ज़्यादा है तो 10th एंड 11th नंबर वाला जो कोडॉन था आपका फर्स्ट सीक्वेंस में, इसके ऊपर ट्रिप्टोफिनिल जो आपका tRNA है, ठीक है, ये ट्रिप्टोफिनिल tRNA जो है ये आपका ए साइड पे रिक्रूट होगा। 10th एंड 11th नंबर वाला जो कोडॉन है यहाँ पे आप ट्रिप्टोफैन को ऐड कर दोगे, राइबोसोम आपका कहीं पे भी स्टॉल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रिप्टोफैन का कॉन्सेंट्रेशन आपके पास बहुत ज़्यादा है, और ट्रिप्टोफैन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, इसका मतलब राइबोसोम का ट्रांसलेशन स्टॉप नहीं होगा। फर्स्ट सीक्वेंस जो है हमारा, फर्स्ट सीक्वेंस को आपका राइबोसोम क्रॉस कर लेगा, एंटर करेगा आपके सेकेंड सीक्वेंस में बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ थर्ड सीक्वेंस। तो थर्ड सीक्वेंस जो है ये ट्रांसक्राइब होने का है, तो कंडीशन क्या है कि आपका ये राइबोसोम, ठीक है, उसके बाद आपका ये ट्रांसक्रिप्शन बबल, ठीक है, ये आपका आरएनए पॉलीमरेज। अगर आपके पास में ट्रिप्टोफैन अबंडेंट है तो ये आपका फर्स्ट सीक्वेंस में आपका राइबोसोम नहीं रुका, सेकेंड जो सीक्वेंस था इसको इसने ओवरलैप कर लिया, मतलब थर्ड सीक्वेंस जो है इसका ट्रांसक्रिप्शन होने के पहले ही, इसका ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होने के पहले ही आपका जो राइबोसोम ये एंटर कर गया कौन से सीक्वेंस में? सेकेंड में। तो सेकेंड अभी अवेलेबल नहीं होगा किसके लिए? थर्ड के लिए। तो ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ का ट्रांसक्रिप्शन अभी स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब अभी आपका जो राइबोसोम है ये सेकेंड पे स्टॉप नहीं होगा। इस कंडीशन में अब आपका लूप कौन सा बनेगा? तो यहाँ पे लूप बनेगा आपका 3:4, क्योंकि 3 के लिए 2 अवेलेबल नहीं। 3:4 अगर लूप आपका फॉर्म होता है तो इसके कंटिन्यूशन में ही क्या है आपका? पॉली यू सीक्वेंस है। ठीक है, तो पॉली यू सीक्वेंस है तो इसका मतलब राइबोसोम अगर आपका यहाँ पे पहुँच जाता है तो इसका मतलब, ठीक है, या राइबोसोम जो है ये आपके 3:4 लूप के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में अगर पहुँच गए तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा? पॉली यू सीक्वेंस के ऊपर स्ट्रेस डेवलप होगा। पॉली यू सीक्वेंस के ऊपर अगर स्ट्रेस डेवलप हो गया तो उसका होगा टर्मिनेशन। तो 3:4 लूप अगर आपका फॉर्म होता है तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्मिनेशन। ठीक है क्या? तो इन दिस वे आपका जो 3:4 स्ट्रक्चर होता है या 3:4 लूप है ये टर्मिनेशन लूप है, और ये कब फॉर्म होगा? जब हमारे पास में ट्रिप्टोफैन क्या है? अबंडेंट है। तो ट्रिप्टोफैन ज़्यादा तो 3:4 लूप, और 3:4 लूप अगर आपका फॉर्म हो गया तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्मिनेशन। ठीक है, तो टर्मिनेशन कहाँ पे हो जाएगा आपका? एट लीडर सीक्वेंस। ठीक है, तो लीडर जो आपका mRNA है
तो इसका टर्मिनेशन हो जाएगा, मतलब आपका आरएनए पॉलीमरेज अभी एंटर नहीं करेगा कहाँ पे, आपके ट्रिप ओपेरॉन में। एंड फाइनली ट्रिप ओपेरॉन में अगर वो एंटर नहीं कर रहा है तो ट्रिप ओपेरॉन का एक्सप्रेशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपका जो ओपेरॉन है ये इन प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो इन दिस वे ये हो गया आपका अटेन्यूएशन कंट्रोल। हमने दो तरीके के रेगुलेशन पढ़े, एक पढ़ा आपका रिप्रेसर डिपेंडेंट, दूसरा पढ़ा अपन ने अटेन्यूएशन डिपेंडेंट। तो दोनों को अगर अपन कंबाइन करते तो 10 इंटू 70 दोनों अगर काम करते हैं तो 70 फोल्ड रिप्रेशन होगा आपका ट्रिप ओपेरॉन का, ठीक है। तो ट्रिप ओपेरॉन जो है इसका 700 फोल्ड रिप्रेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ बोथ दी रेगुलेशन, ठीक है। तो ये जो आपका ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन हमने यहाँ पे पढ़ा, तो ट्रिप ओपेरॉन में आपका जो 10th एंड 11th नंबर का जो आपका कोडॉन था इन द लीडर सीक्वेंस, यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, आपके अटेन्यूएशन के लिए। तो ल्यूसीन हो गया, फिनिलैलानिन हो गया, उसके बाद में आइसोल्यूसिन हो गया, आपका हिस्टिडीन हो गया। तो इनके भी जो ओपेरॉन होते हैं इसके पास अलग अलग कोडॉन्स होते हैं। तो आपका जो हिस्टिडीन का जो ओपेरॉन है उसके पास में आपके 7 कोडॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर फिनिलैलानिन का अगर आप देखोगे तो फिनिलैलानिन के पास में आपके 6 कोडॉन्स होते हैं। अगर आप आइसोल्यूसिन का देखोगे तो उसके पास में भी 6 कोडॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ल्यूसिन की अगर बात करते हैं तो उसके पास में 4 आपके कोडॉन्स होते हैं। तो लीडर सीक्वेंस में ट्रिप्टोफैन का 2, ल्यूसिन के 4, आइसोल्यूसिन के 6, फिनिलैलानिन के 6, हिस्टिडीन के 7। तो ऐसे हर एक अमीनो एसिड, अलग अलग अमीनो एसिड के जो ओपेरॉन्स है उसमें लीडर सीक्वेंस होता है जो अटेन्यूएशन रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो जो आपका लीडर सीक्वेंस है उसमें जो कोडॉन्स रहेंगे अमीनो एसिड के वही आपके इस रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो इन दिस वे आपका जो ट्रिप ओपेरॉन है इसको अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। जो क्वेश्चंस आते हैं वो अपन नेक्स्ट जो आपका लेक्चर रहेगा उसमें कंटिन्यू करेंगे। ट्रिप ओपेरॉन के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, लैग ओपेरॉन के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसके साथ साथ आप बाकी के जो ओपेरॉन है उसको भी हम उसमें कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक रेगुलेशन है